हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। की ऑफ सक्सेस में फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चाहे वो रीट का एग्जाम हो, एमपी टेट का एग्जाम या कोई से भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें साइंस में आने वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका मिरर और लेंस यानी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, वो हम बात कर रहे थे। और जिसका पार्ट्स फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने जाकर नहीं देखा है वो जाकर देख ले। और आज हम बात करेंगे कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि आर और एफ में क्या संबंध है। ठीक, तो उससे पहले एक स्टार्ट करके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। वो पॉइंट आपको ध्यान रखना कि कल हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में जैसा हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कि आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के सामने एक कोई बिंब रखा हुआ है। बिंब से प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के हमने समांतर आपतित की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फोकस हो गया। मान लो यहाँ पर इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और यहाँ पर इसका हो गया ध्रुव हो गया। तो कोई भी दूरी है वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती है और ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और आज हम आर और एफ इसमें क्या संबंध होता है, यही संबंध आज हम स्थापित करने वाले हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण है उसकी जब हम फोकस दूरी को मापते हैं तो P से जब हम मापेंगे तो P से F इधर की ओर जाएंगे, P से C भी इधर की ओर जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो किरण की दिशा है और जो दूरियों की दिशा वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो मैंने सेकंड वाले वीडियो में चिन्ह परिपाटी बताया था, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना कि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हम कैसे लेंगे? माइनस में। और प्रकाश किरण की ही दिशा में मापी गई दूरी को हम कैसा लेंगे? प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हम दूरी को या लंबाई को काय में लेंगे? माइनस में। और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उस दूरी को हम काय में लेंगे? माइनस में। तो आइए अब ये स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, हम चाहे आंकिक प्रश्न हो या डेरिवेशन हो, उसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। और चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी हम कैसा मान के चलेंगे? ऋणात्मक मान के चलेंगे। इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें तो उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश हो जाती है और जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। ये इधर आपका F हो गया और इधर आपका क्या हो गया? C हो गया। और यहाँ पर आपका क्या हो गया? P। ये प्रकाश किरण इधर आया और P से F भी इधर है, P से C भी इधर है, तो F और R और प्रकाश किरण की दिशा। तो इस वाले उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा कि प्रकाश किरण की दिशा, ठीक है, ये किरण की दिशा हो गई और ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये तीनों एक ही दिशा में है, प्रकाश किरण की ही दिशा में है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी मानी जाती है? धनात्मक मानी जाती है। और वक्रता त्रिज्या का भी मान कैसा माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को कैसा माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी वक्रता त्रिज्या R है और फोकस दूरी F है, इनमें क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले हम एक किरण चित्र बनाएंगे। किरण चित्र कैसे बनाना है? तो मैंने पिछले वीडियो में दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम बताए थे, तो वो नियम आप जाकर देख लेना। वही नियम हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो वो आपको ध्यान रखना। ठीक, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध।
यानी जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है उसमें क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, किरण चित्र बनाएंगे। तो हमने हेडिंग डाल दिया किरण चित्र। किरण चित्र साफ सुथरा होना चाहिए। किरण चित्र के भी वहां पर बोर्ड एग्जाम में नंबर रहते हैं, तो एक किरण चित्र अपन यहाँ पर बना लेते हैं। कलाई कर दी। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंब रखा हुआ, बिंब का नाम दे दिया हमने ए बी। बिंब से प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करी। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। यानी कहां से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये फोकस बिंदु से होकर चली गई, ठीक है। तो आपका ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर हमने नाम दे दिया एम और यहाँ पर एम हो जाएगा। इसका एक्स और वाई जो है इसका ये नाप द्वारक नाम दे सकते हो। ये एम हो गया, ठीक है, एम एफ हो गया। और दूसरा यहाँ पर देखो कि ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र सी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से इस दर्पण के ऊपर एक हमने रेखा खींची जिसका नाम आप देख सकते हो सी एम। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पृष्ठ है और ऐसे आपने कोई सी लंबवत रेखा खींच दी है तो वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक। लेकिन आपका अगर पृष्ठ कैसा है, वक्रीय है, तो वक्रीय पृष्ठ में क्या होता है कि जो उसका केंद्र होता है, जो उसका वक्रता केंद्र होता है, तो वक्रता केंद्र से दर्पण पर खींची गई जो रेखा होती है वही दर्पण पर क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो हमें अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो अभिलंब के लिए हमेशा वक्रीय पृष्ठ में अभिलंब कहां से खींचना है, ध्यान रखना कि वक्रता केंद्र से पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींची गई जो रेखा है, ये वाली रेखा जो आप सीएम दिखाई दे रही है, आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक। अब याद करो कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला ये जो कोण है ये तो हो गया आपका आपतन कोण आई हो गया, ठीक। परावर्तित प्रकाश किरण और ये जो आपका अभिलंब है इसके बीच का जो कोण है ये हो गया आपका परावर्तन कोण, ठीक। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे ध्यान दो कि एक आपको Z आकार की आकृति दिखाई देगी। ये देखो, ये आपका आई जा रहा, ये जा रहा और ये, तो अगर ये आई है तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, आई होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये गया, यहाँ से ये डैश करते हुए गया और ये गया, एकांतर कोण बन रहा है ये बेटा, ठीक है। तो अगर ये आपका आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। और आपका यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर आर हो गया, ठीक। तो ये अब आपको ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से एक अभिलंब और खींचना अपने को, एक लंबवत रेखा खींचेंगे ताकि एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो M से यहाँ पर मुख्य अक्ष के ऊपर हमने एक लंब खींच दिया और इस लंब का नाम रख दिया MD। तो MD क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर एक लंब है। तो ये हमारा किरण चित्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब किरण चित्र में क्या क्या चीजें वो आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है कि जैसे आपका X और Y है, तो X और Y तो क्या हो गया, उसमें द्वारक हो गया, ठीक है। P उसका क्या हो गया भैया, ध्रुव हो गया। F उसका क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया, तो ये हो गया फोकस बिंदु। उसके बाद C क्या हो गया, तो C हो गया वक्रता केंद्र, ठीक। इसमें जो AM है वो आपकी क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। जो आपका MF है, ठीक है, MF वो परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। उसके बाद जो आपका CM है, ठीक है, C और M, ये जो CM है ये क्या हो गया, दर्पण पर अभिलंब हो गया, ठीक। और एक और आपने जो MD खींचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपका MD क्या हो जाएगा,
मुख्य अक्ष पर अभिलंब, तो ये मुख्य अक्ष पर अभिलंब हो गया। और क्या बच रहा है यहाँ पर आई, तो एंगल आई आपका आपतन कोण हो गया, और जो एंगल आर है वो आपका परावर्तन कोण हो गया। ठीक, तो इस तरह बेटा हमने क्या किया, किरण चित्र बना लिया। और किरण चित्र में जितने भी नामांकित किरण चित्र बनाया, जो भी चीजें थी उसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख दिया कि एक्स वाई क्या है, पी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है। ठीक है, अब किरण चित्र बनने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप एक छोटा सा आपको समकोण त्रिभुज, एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, सी और डी, और ये हो गया आपका एम। ठीक, इस सी डी एम वाले त्रिभुज में हमने यहाँ पर, ये जो आपका सी डी एम है, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज का नाम रखा हमने सी डी, और एक और क्या हो गया आपका सी डी एम। इस सी डी एम त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लेंगे, टेन, और थीटा हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर आई। ठीक, और टेन आई बराबर क्या होता है, तो टेन आई बराबर होता है लंब, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे में क्या हो गया आपका आधार हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो त्रिभुज है, इसको मैं आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ। ये वाला त्रिभुज ये हो गया, ये आपका आई हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका एम हो गया। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज में जो आपका 90 डिग्री, उसके सामने तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो आपका कोण है उसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बाकी बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, और इस वाले त्रिभुज में टेन आई बराबर लंब बटे आधार लिया। अब देखो लंब क्या है उसमें, चित्र में, किरण चित्र में देख के बताना लंब क्या है आपका, तो लंब तो हो गया वहां पर एम डी। ठीक, आधार क्या होगा इसमें, तो आधार हो जाएगा आपका सी से डी तक आधार हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सी डी, यहाँ पर क्या हो गया आधार। ठीक, और अगर ये टेन आई बराबर एम डी अपॉन सी डी हो गया, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर ए। तो देखो बेटा इसको अच्छी तरीके से देख लो, हमने एक बड़ा वाला त्रिभुज लिया सब, ठीक है, जिसका नाम हमने सी डी एम रखा, और इस सी डी एम में ये वाला जो त्रिभुज है आपका सी डी और एम, इस वाले त्रिभुज में हमने टेन थीटा लगाया, और टेन आई बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, और इसमें लंब तो आपका क्या हो गया एम डी हो गया, और जो आधार है वो आपका क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो एक तो ये बात ध्यान रखना, एक छोटा सा त्रिभुज और लेंगे हम यहाँ पर, ये हमने त्रिभुज लिया, और त्रिभुज में एक नाम रखा हमने समकोण त्रिभुज एफ डी एम, एफ डी एम में, इस एफ डी एम में देखो ये वाला जो त्रिभुज है आपका एफ डी और एम। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में आप ध्यान रखना एफ डी एम में हमने ये वाला एंगल अपने को चाहिए। तो देखो बेटा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि यहां पर आपके पास आई है, यहां पर आपके पास क्या है आर है, और ये आपका बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण का जो मान होता है, ये मान लो यहाँ पर कोई सा कोण है x, इसका जो मान होता है वो उसके सम्मुख यानी सामने वाले जो अंतर कोण है उनके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो किसी बहिष्कोण का, त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का जो मान है वो उसके सम्मुख अंतः कोणों के, तो इसके सम्मुख अंतः कोण कौन सा हो गया, आई हो गया, और एक और क्या हो गया आपका आर हो गया। ठीक है, उनके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला जो एंगल है ये लेंगे, और ये वाला एंगल आपका जो रहेगा ये रहेगा आपका, और चूंकि यहाँ पे देखो
एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ आर की जगह हम आई प्लस आई करके कितना रख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से इस वाले त्रिभुज में हमने फिर से हमने tan और थीटा की जगह कितना रखा हुआ है, यहाँ पर 2i, तो 2i रख दिया है। और बराबर में फिर से लंब बटे आधार लगाया, तो लंब बटे आधार, ठीक। लंब क्या है, तो लंब इसमें भी कितना होगा आपका md होगा। ये वाला त्रिभुज देखना, ये तो हो गया लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार कितना है इसमें, fd, ठीक। किसी बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आप चाहो तो आर की जगह क्या रख सकते हो, यहाँ पर आई भी रख सकते हो, क्योंकि आपतन कोण ही क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर। यानी यहाँ आइए तो यहाँ आएगा, और ये एकांतर कोण से आ गया, और ये किससे आया, 2i आपका बहिष्कोण के कॉन्सेप्ट से आया। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया इसमें, कि प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करी, तो वो कहां से होकर गई, फोकस से होकर गई। क्यों गई फोकस से होकर, ये गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम होता है कि फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, फिर अपने को आपतन कोण चाहिए, परावर्तन कोण चाहिए, तो अभिलंब चाहिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण तभी बनेगा जब अभिलंब होगा। और वक्रीय पृष्ठ में अभिलंब कहां से खींचा जाता है, तो जो वक्रता केंद्र होता है उस वक्रता केंद्र से दर्पण पर खींची गई जो रेखा होती है, ये रेखा, ये क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। तो ये तो हो गया अभिलंब भैया, ठीक। अब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण रहेगा, आपतन कोण रहेगा। ये आपकी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण रहेगा, परावर्तन कोण रहेगा। तो ये आपका परावर्तन कोण हो गया, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण हो गया, ठीक। अब ये वाला कोण कहां से आया, तो ये देखो एकांतर कोण होता है Z आकृति में, तो ये यहाँ पर Z आकृति बन रही है, ये वाली बन गई Z आकृति। अगर ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा। और ये 2i कहां से आया, तो ये किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का सूत्र होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी इसका मान इसके और इसके योगफल के, तो i प्लस आई करेंगे तो कितना आएगा, 2i। फिर कैसे याद रखना, एक बार हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, ये वाला, ठीक, जिसका नाम रखा हमने समकोण त्रिभुज CDM। और इसमें हमने लगाया tan i बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका md, और आधार क्या हो गया आपका CD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड पे हमने क्या लिया, छोटा वाला, एक बड़ा वाला हो गया। अब ये छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये ठीक है, जिसका नाम है FDM, ये FDM, ठीक है। इस FDM में फिर से हमने 2i tan 2i बराबर लंब बटे आधार, तो लंब तो वही होगा md, लेकिन आधार कितना हो गया इसका fd। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया और समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि अगर थीटा हमारा अति अल्प हो, ठीक, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। अगर थीटा, ठीक है, अति अल्प हो तो जहां पे साइन थीटा होगा उसको हम लगभग क्या मानेंगे, थीटा मान के चलेंगे। अगर आपका कॉस थीटा है तो उसको हम कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। और अगर टेन थीटा है तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, थीटा मान के चलते हैं। तो ये बेटा ये ध्यान रखिएगा, अगर थीटा बहुत ही अति अल्प है, टेन मान लो कि साइन 10 डिग्री है, 12 डिग्री, ऐसे अति अल्प है 15 तक, तो वहां पर हम साइन थीटा को क्या मानेंगे, थीटा। और ये जो थीटा आएगा ये आपका काय में आएगा, रेडियन में आएगा, ये आपको ध्यान रखना। कॉस थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, उसकी जगह हम 1 रख सकते हो, और 1 है तो उसकी जगह हम कितना, कॉस थीटा, लेकिन वहां पर थीटा क्या होगा, अति अल्प। टेन थीटा तो उससे हम क्या मान सकते हैं, थीटा। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास एक तो टेन आई है, ठीक है, तो ये जो आपका
10i है, और एक और जो आप इस 10i को हम लगभग कितना मान लें, i मान लें, और साथ ही साथ में तथा एक और क्या है आपके पास 10 2i, ठीक है। तो 10 2i, तो i अगर अति अल्प है, ठीक है, तो ये 10 2i भी लगभग कितना हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि यदि i तथा 2i क्या हो, अति अल्प हो, तो अगर i और 2i अति अल्प हो तो 10i लगभग किसके बराबर रहेगा, i के, और 10 2i किसके बराबर हो जाएगा, 2i। तो हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब हम कैसे लिख देंगे इन दोनों समीकरण को। समीकरण 1 को तो जहां पर 10i था उसकी जगह हम क्या रखेंगे, केवल i, तो ये हो जाएगा i, मतलब इसका मान हो गया आपका, ये जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा i, और ये मान अब किसके बराबर मान के चलेंगे हम 2i के बराबर, ठीक। तो i बराबर हमारे पास आया, i बराबर md अपॉन में क्या आ जाएगा आपका cd आ जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। और तथा इसी प्रकार से अगर समीकरण 2 से देखें तो 10 2i की जगह हम क्या रखेंगे, 2i रखेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका md अपॉन में fd, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो ये अगर थीटा अति अल्प है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि साइन थीटा अति अल्प है, तो ये रहेगा इसी कॉन्सेप्ट से 10i यानी i और 2i अगर हम अति अल्प मान के चल रहे हैं तो जो 10i है उसको हम क्या रखेंगे i, तो i बराबर क्या हो जाएगा md अपॉन cd, और 10 2i तो ये 2i बराबर हो जाएगा md अपॉन में fd। इस प्रकार से आपके पास समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं, हम समीकरण नंबर 4 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये 2 का तो 2 हो गया, i की जगह क्या रखेंगे, तो i की जगह आपके पास हो गया md अपॉन में क्या हो गया cd, बराबर इधर क्या है आपके पास md अपॉन में क्या हो गया fd। md से md अब क्या हो जाएगा, वहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा वो देख लो, देखो अब हमारे पास बचा इधर तो बचा 2 अपॉन में क्या बचा cd, बराबर में इधर क्या बचा 1 अपॉन में क्या बचा fd। इसका तिर्यक गुना कर लो, इसका इधर कर लो, इसका इधर गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 2fd और बराबर क्या हो गया आपका cd। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि P से ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकस बिंदु की, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं r, यानी P से F, ठीक है। हमारे पास P से F कितना है, P से F है, और P से C कितना है r है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है DF दिया हुआ है और CD दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर यह मान लें कि हमारा दर्पण का जो द्वारक है, ठीक है, यदि द्वारक क्या हो छोटा हो, तो अब द्वारक छोटा होने से क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा। यदि द्वारक छोटा होगा, जैसे जैसे हम दर्पण को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो आपका बिंदु D है ये P के कहां जाता जाएगा, पास में जाता जाएगा, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिंदु जो D है वो कहां पर आ जाएगा, बिंदु P पर आ जाएगा। तो बिंदु D अगर बिंदु P पे आ गया, ठीक है, तो आपका जो F से D है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो FD दूरी है PF के बराबर हो जाएगी। तथा जो आपका C से D है, ठीक है, CD है, वो आपका PC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको कौन सी लाइन लिखनी पड़ेगी, द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो FD है वो PF के बराबर होगा, और जो आपका F से D ये वाला जो डिस्टेंस ये, ठीक है, ये अब D इसके पास में चला जाएगा तो यही आ जाएगा, तो अब कोई ज्यादा अंतर रहेगा नहीं इनके बीच में, ठीक है। तो इस वजह से, और CD भी किसके बराबर हो जाएगा, PC के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा
कि जहां पर FD है वहां पर हम क्या रख देंगे, PF रख देंगे, और जहां पर CD है वहां पर हमने क्या रख दिया, PC। अब देखो चूंकि हमें पता होना चाहिए कि P से F ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, और चूंकि ये किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो इसलिए इसका मान काय में आएगा, माइनस में, तथा P से C यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है, ठीक है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी कैपिटल R, और ये भी काय में आएगा, माइनस में। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर नापी गई दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत हो तो ये वाली दूरी भी ऐसे मापी जाएगी, ये वाली भी इसी दिशा में मापी जाएगी, और आपके प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो जो F है और जो R है इन दोनों का मान काय में आएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में। अब ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे तो 2 हो जाएगा, PF का तो क्या हो गया, माइनस F, और यहाँ पर PC का क्या हो जाएगा, माइनस R, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनली आपके पास आएगा R बराबर 2F। क्या आ गया आपके पास, R बराबर 2F। तो एक तो ये वाला आपका क्या हो गया, संबंध हो गया, यानी किसी भी गोलीय दर्पण, देखना ध्यान रखना कि ये जो आपका संबंध है ये कोई सा गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण, दोनों के लिए यही संबंध लागू होगा। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी गुना होती है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। या फिर अगर आपसे बोला जाए कि अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है तो भैया वो 1/2 यानी आधी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों ही संबंध सेम है, ठीक। या तो यूं कहो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा, आधी होती है। तो ये हमारा जो संबंध था ये था किसी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, और वो संबंध हमने निकाल लिया। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, भाई डेरिवेशन भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ में इसका फार्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना R और F में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आइए अब एक सवाल करते हैं और इसी के साथ आज का यही वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब इस वाले फार्मूले की सहायता से आपको अगर किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई हो, ठीक है, या फिर फोकस दूरी दी गई हो तो वक्रता त्रिज्या देने पर आप फोकस दूरी निकाल सकते हो और फोकस दूरी देने पर आप क्या निकाल सकते हो, वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हो, ठीक। तो जैसे मान लो कि आपको ऐसे दिया कि किसी अवतल दर्पण के लिए अगर आपका R बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो देखो यहाँ पर दर्पण कौन सा है आपका, अवतल दर्पण। तो जब आप सवाल करोगे दिया है तो सवाल में जो आपको मान दिया वो आपको चिन्ह परिपाटी सहित लेना है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि अवतल दर्पण की चाहे फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हमको जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहां पर चिन्ह परिपाटी सहित हमको लेना है। तो R बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये काय का आएगा, माइनस का, और हमको F का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं क्या संबंध होता है, R बराबर 2F। तो यहाँ पर R बराबर, R कितना दिया हुआ है आपको, -4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बटे में यहां से कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका F बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो माइनस में आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब समझ जाना, फोकस दूरी माइनस में, इसका मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। अगर ऐसे दिया कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हो, लेकिन अब यहाँ पर तो बताइए उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऐसे सवाल पूछ लिया उसने। तो देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको जो दिया गया वो गोलीय दर्पण है, ठीक, और गोलीय दर्पण अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर प्लस में दी है
तो प्लस में लेंगे, और माइनस में दी है तो माइनस में लेंगे। वहां पर अपने को चिन्ह परिपाटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता लगेगा कि गोलीय दर्पण आपका अवतल है या फिर उत्तल है। अब यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो हम प्लस में ही लेंगे कि दिया है F बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। R का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र लगाया, चूंकि हम जानते हैं R जो होता है वो F का कितना होता है 2 गुना होता है 2, और F का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो जो वक्रता त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी। एक और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से ऐसे देखिएगा कि अगर मान लो कि आपसे कहा जाए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर है, बताइए यह दर्पण कौन सा हो सकता है। तो माइनस में दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया माइनस किसका होता है, अवतल का होता है, क्योंकि अवतल में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या इधर होती है और प्रकाश किरण इधर जाती है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसलिए अगर एक बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो बताइए दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो यह दर्पण कौन सा होगा आपका अवतल दर्पण होगा बेटा। कौन सा दर्पण होगा अवतल। और अगर वक्रता त्रिज्या दे दी, मान लो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या प्लस में दी हुई है, तो यह कौन सा दर्पण होगा, तो यह आपका कौन सा होगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक। तो आज हमने पढ़ा R और F में संबंध, उस पर आधारित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो, और उस पर आधारित आपके आंकिक प्रश्न करते समय आपको ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी का यूज करना बहुत जरूरी, वरना आंसर सही नहीं आएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जबकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्त लोगों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, अब मैं अगला पार्ट से लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण समीकरण, और दर्पण समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। सभी को राधे राधे।